मैंने जुबिन का फ़ोन मिस कर दिया और वो मिस ही रह गया। माँ का फ़ोन आया, इस बार माँ रो रही थी कि जुबिन का निधन हो गया। वो ऐसा ही है, वो सुपरस्टार है तो आपके घर में आके वो अंडा छील रहा है। गमछा पहना हुआ था और वो वॉशरूम की तरफ निकल पड़े और ये टीवी वाले कैमरा लेके भागे। पीपली लाइव आपको याद है? पैसे गबन हुए थे और जुबिन सवाल करने वाले थे, या तो श्याम कानू से या सिद्धार्थ से, तो इन लोगों ने जुबिन को उनके ही बैंड के एक मेंबर ने ये आरोप लगाया कि जहर देकर मारा है। श्याम कानू महंता एक इवेंट ऑर्गेनाइजर ही नहीं है, वो एक प्रभावशाली व्यक्ति के भाई है। और श्याम कानू महंत का आज के तारीख में अगर ढूंढेंगे तो 100-150 फोटो हिमंत बिश्व शर्मा के साथ। तो जुबिन वैचारिक तौर पर इस सरकार या हिमंत बिस्व शर्मा के विपरीत खड़े थे, तो ये सरकार तो वैसे भी जुबिन की मौत को बहुत सीरियसली नहीं लेगी कभी भी। और हिमंत बिश्व शर्मा को भी ये पता था कि जुबिन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए आप देखेंगे कि एक मुख्यमंत्री वो आए, सबके सामने रोया। और चार्जशीट को लेकर कोई जल्दबाजी है क्या सरकार को? इन दोनों के गिरफ्तारी के फोटो हर जगह आ गए। आपने कभी लॉकअप में किसी इंसान को, किसी भी मुजरिम को देखा है? मतलब लॉकअप के फोटोग्राफ क्यों लीक किया गया? क्योंकि अब मैंने कहा ना, यहाँ से पॉलिटिक्स शुरू हो गया। एसआईटी के चार्जशीट पे इलेक्शन जीता भी जा सकता है, हारा भी जा सकता है, तो समझ सकते हैं एसआईटी को कितना काम करना पड़ रहा है। माया बीनी रातेर बुकूत देखा पालू टुमार सोबी, ये प्रेम गीत है और इस प्रेम गीत को असम में बहुत लोगों ने बहुत वक्त तक गाया है। इसका मतलब है जादुई रात की गोद में मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी। लेकिन आज ये प्रेम गीत असम के कई घरों में शोक गीत की तरह सुना जा रहा है। कारण इसे गाया है असम के अब तक के सबसे बड़े आइकन और कुछ लोग कहते हैं लास्ट आइकन, जुबिन गर्ग ने। आपने भी जुबिन के बहुत सारे गाने सुने होंगे हिंदी में, लेकिन वो हिंदी और असमी में ही नहीं गाते थे, बल्कि उनकी लिस्ट में बहुत सारी भाषाएं, बहुत तरह के डायलेक्ट्स थे। यूट्यूब पर जाइए और देखिए कि अगर उन्हें आइकन कहा जाता है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। 2019 गुवाहाटी में कॉन्सर्ट था। जुबिन ने खुद कहा था कि अगर किसी दिन मैं ना रहूं तो मुझे इस गाने से याद करना। लेकिन जुबिन की मौत को लेकर जनता के दिल में आज सिर्फ शोक नहीं है, क्षोभ भी है, निराशा भी है और वो सड़कों पर भी दिखाई दी। 19 सितंबर 2025 को वो सिंगापुर के सेंट जोन्स द्वीप पर गए थे, जहां आपने उनका आखिरी वीडियो देखा होगा, काफ़ी सर्कुलेट हुआ। पानी में उतरे और फिर सही सलामत लौट नहीं पाए। शुरू में लगा कि ये दिल का दौरा पड़ने से हुई एक मौत है, जैसा कि आजकल हम और आप लगातार सुन रहे हैं, हमें लगता है नॉर्मल हो चुका है। लेकिन फिर परतें जुड़ी इस मामले में, एक के बाद एक, काफ़ी उलझ गया, बहुत सारी पहेली बन गई। और रहस्यमयी मौत जब भी होती हैं हिंदुस्तान में या दुनिया के किसी भी हिस्से में, तो उसे पचा पाना हमेशा मुश्किल होता है। जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो आपको कई सारी रहस्यमयी मौतें पिछले 6, 7, 8 सालों में, कई बार तो इसी इंडस्ट्री से जुड़ी, याद आ रही होंगी। तो आज जुबिन गर्ग पर बात करेंगे। हमने सोचा था कि किसी योग्य व्यक्ति से बात की जाए जो इस मामले को ढंग से कवर कर रहा हो, और आज वो तलाश पूरी हुई। हमारे बहुत पुराने मेहमान पढ़ाकू नितिन के, इनफैक्ट आज तक रेडियो के, इंडिया टुडे मैगजीन के मैनेजिंग एडिटर कौशिक टेका हमारी पकड़ में आए। वैसे तो आप लगातार असम में रहते हैं, लेकिन दिल्ली का दौरा हुआ तो हमने सोचा ये सही वक्त है जब आपसे पूछा जाए कि दरअसल जुबिन गर्ग असम के लिए कौन थे, 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में एग्जैक्टली क्या हुआ, इसके बाद इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में आगे बढ़ी, और अभी कल तक भी बड़े बड़े अपडेट्स इस मामले में आ रहे हैं। और असम की बात करूं तो अभी भी जुबिन के प्रशंसकों को शांति तो नहीं मिली है, अभी भी वो परेशान है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। मतलब ये मुझे दुख हो रहा है कि आज मैं पास्ट टेंस में जुबिन के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी तक ये समझ पाना, ये एक्सेप्ट करना कि जुबिन है नहीं इस दुनिया में, ये बहुत तकलीफ़दायक है। क्योंकि उस पूरे असम के हर इंसान के फैमिली मेम्बर थे, मेरा भी था, और मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी जानता था। हम दोनों सेम बर्थडे शेयर करते हैं, 6 साल के डिफरेंस है, बट कई दफ़ा हम शेयर करते थे, एक साथ सेलिब्रेट करते थे,
और रात को 12 बजे वो फ़ोन आना, तो ये सब बातें काफ़ी दुख देता है। इसी महीने जन्मदिन है? इसी महीने है 18 तारीख को। लेकिन ये समझना पड़ेगा जुबीन के बारे में कुछ भी बात करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा जुबीन के बारे में लोग इतना भावुक क्यों है। एक शब्द में बोलूँ, एक सेंटेंस में बोलूँ तो असम के लोग जुबीन को, जो हिंदी सिनेमा में बोलते हैं ना, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। वो कहते हैं इश्क कहो, जुनून कहो, पागलपन कहो, सब इसमें आप प्रयोग कर सकते हो, हर शब्द का प्रयोग कर सकते हो। और ऐसा क्यों है, ये नहीं कि सिर्फ युवा वर्ग ही ऐसे उनसे प्रेम करते हैं या महिला ही प्रेम करते हैं या कोई विशेष कम्युनिटी उनसे प्रेम करते हैं। जुबीन असम के हर इंसान का, जिसने भी जुबीन का गाना सुना है, सबका अपना था। और इसके वजह इसलिए ये है, एक तो सबसे पहले जुबीन का गाना आप सुनोगे तो आपको लगेगा ये ऐश्वरिक शक्ति है जुबीन में। जो मैंने पहला ओबिचुअरी जुबीन का लिखा था, कभी सोचा नहीं था कि अपने जीवन काल में जुबीन की ओबिचुअरी लिखूंगा। तो उसमें मैंने यही कहा था, गॉड्स ओन चाइल्ड, भगवान का पुत्र था वो एक अलग ही वॉइस था। आप ये कह सकते हो कि मैं असमीज़ हूँ इसलिए बायस होके बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अच्छे कलाकार या गायक हैं, लेकिन जुबीन का आवाज़ कोई ख़ास तौर से जो पुराने गाने हैं उनके 90 दशक के, वो किसी ने भी सुना होगा असम में। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी, मैंने बात किया था, संयोग की बात यह है कि रंजन गोगोई सर का जन्मदिन भी 18 नवंबर को ही है। तो हम दोनों बात कर रहे थे जुबीन के बारे में, तो कहा मेरे लिए संगीत सिर्फ जुबीन गर्ग है। मैं रोज़ जब भी मैं गाना सुनता हूँ, सो सबसे पहले मैं 3 जुबीन का गाना सुनता हूँ, उसके बाद जो भी गाना सुनना है मैं सुनता हूँ। तो रंजन गोगोई की उम्र 65 से ऊपर है, वो रिटायर हो चुके हैं। और आप किसी युवा व्यक्ति से असम में पूछोगे, किसी भी वर्ग के व्यक्ति से पूछोगे, ऐसे ही बात करेंगे जुबीन के बारे में। तो एक बेपनाह मोहब्बत था। जब जुबीन की अचानक मौत हो गई, तो आप समझ सकते हैं सबको कितना धक्का लगा होगा। तो कोई ये बात तत्काल से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। साथ में क्या हुआ, 19 तारीख को जब खबर आए पहले कि जुबिन गर्ग के निधन हो गया है, उससे पहले खबर आया था कि जुबिन गर्ग एक दुर्घटना हो चुकी है जुबिन गर्ग के साथ, पैराग्लाइडिंग हो चुका है, स्कूबा डाइविंग हो चुका है, अलग अलग खबरें आ रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद खबर आया कि जुबिन गर्ग के निधन हो गया। तो जब ये खबर अलग अलग तरीके से आ रहा है, ऑफ कोर्स इसलिए हुआ क्योंकि वो सिंगापुर में हुआ और तात्कालिक रूप में खबर नहीं मिल रहा था, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था। तो लोगों को लगा ये क्या हो रहा है, जुबिन गर्ग के निधन हो गया, पहले तो एक्सीडेंट हुआ था, अब निधन ही हो गया, 1 घंटे के अंदर अंदर खबर की पुष्टि हो गई। तो ये खबर लोग तत्काल रूप से एक्सेप्ट नहीं कर पाए, ये पहला बात है। दूसरा, अब हम आते हैं जुबिन के संग में कौन थे, जुबिन क्यों गया था सिंगापुर, ये सवाल हुआ। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के लिए गए थे। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के आयोजक है शामकनु महंता, और जुबिन के साथ जुबिन के जो मैनेजर है सिद्धार्थ शर्मा, ये दोनों गए थे, और भी बहुत लोग थे। और ये फेस्टिवल सिंगापुर में होता वो है? सिंगापुर में है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, वो अलग अलग, लास्ट अच्छा। टाइम वो बैंकॉक में हुआ था, हाँ। दिल्ली में भी हुआ था। वो बेसिकली एक इवेंट है जिसमें डिफरेंट गवर्नमेंट सोर्सेज स्पॉन्सर करते हैं, प्राइवेट पार्टीज भी स्पॉन्सर करते हैं, और उसमें नॉर्थ ईस्ट को सेलिब्रेट किया जाता है। एज ए कॉन्सेप्ट ठीक था। लोगों का सवाल हुआ कि वहाँ क्यों गए थे, क्योंकि ये बात भी सच है कि पिछले 2-3 साल में जुबिन कई बार हॉस्पिटल जा चुके हैं। उनको सीजर अटैक आते हैं, उनका जो स्वास्थ्य है वो काफ़ी बिगड़ा हुआ था। तो ऐसे वक्त में जुबिन ने ट्रैवल किया, इस बात से बहुत लोग खफा थे। और जुबिन को लेके कंसर्न भी थे लोगों में कि जुबिन के स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। अब सवाल इमीडिएटली आया कि वो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में गया था और मैनेजर भी साथ में गया था। अब आगे बढ़ने से पहले मैं शामकनु महंत का परिचय करता हूँ। शामकनु महंत एक
इवेंट ऑर्गेनाइजर ही नहीं है, वो एक कंसल्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी करते हैं, एक उनका अपना कंपनी है। लेकिन साथ में वो दो फेमस या प्रभावशाली व्यक्ति के भाई है। एक है भास्कर ज्योति महंता जो असम के फॉर्मर डीजीपी थे और परसों तक इंफॉर्मेशन कमिश्नर था असम के। और ये कहा जाता है कि असम के जो भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, यो कांग्रेस का हो बीजेपी का हो, स्ट्रक्चर के साथ क्योंकि वो डीजीपी रह चुके हैं, वो एक आईपीएस ऑफिसर है, तो पॉलिटिकल पावर के साथ तो उनका सिस्टम का हिस्सा है, संबंध है। और अभी क्योंकि हिमंत बिश्व शर्मा सरकार है, तो इनके साथ भी क्योंकि रिटायरमेंट के बाद उन्हें इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया गया, तो ये माना जाता है कि सिस्टम का हिस्सा है। दूसरा है डॉक्टर ननी गोपाल महंता, वो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है और लास्ट ईयर तक 2024 तक जहाँ तक मुझे याद है, वो असम गवर्नमेंट के, असम सरकार के कैबिनेट रैंक पे एजुकेशन एडवाइज़र थे। और ये भी है कि दो हिमंत बिश्व के दोस्त हैं, हिमंत बिश्व शर्मा के दोस्त हैं असम के मुख्यमंत्री, तो लोगों को पता था कि ये दोनों ही एक प्रभावशाली जो परिवार है प्रभावशाली ये। व्यक्ति फैमिली से आते हैं। साथ में श्यामकानू महंता एक ऐसा व्यक्ति था जो सोशल मीडिया में बहुत ही एक्टिव था। तो उनका एक आचरण है कि वो प्रभावशाली लोगों से मिलते हैं, उनके फ़ोटो सोशल मीडिया में देते हैं और जितने भी प्रभावशाली लोगों के साथ उनका संगत है, उनका एक तरह से आप कह सकते हो, अगर आप न्यूट्रली देखें, थोड़ा दिखावा करते हैं कि मैं इनको जानता हूँ, उनको जानता हूँ। तो ये जो उनका तरीका था, थोड़ा फ्लैम्बॉयंस था अपने पर्सनैलिटी में, इससे काफ़ी लोग नाराज़ थे। बोलते नहीं थे, लेकिन वो होते ना समाज में कि वो प्रभावशाली है, पूरे फैमिली प्रभावशाली है, तो लोगों को जलन भी होता है, कुछ लोगों को वो एक असंतोष, एक असंतोष भी धीरे-धीरे है। अपने आप ही गुस्सा चिढ़ हो जाती है। और वो कुछ तरीकों से वो खुद भी ऑफेंड करते थे लोगों को। जैसे वो घर में डिनर पार्टी रखते थे, तो 10 प्रभावशाली लोगों को बुलाया, तो 10 रह गए, तो शायद गुस्सा हो जाते। और वो ये जो फेस्टिवल है इसे लगातार आयोजित करते थे, वो करते रहते। वो लोग सोचते थे ये इनका एक तरीका है। पैसे कमाने का तरीका है। वो है, कुछ हद तक है, लेकिन अगर आप बहुत गौर से देखोगे तो इतना भी पैसे वो कमा नहीं पाते। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ इवेंट्स कैसे होते हैं, लेकिन ये एक इन्फ्लुएंस गैदर करने का भी तरीका है। तो ये सब मिलके श्यामकानू महंता के ऊपर लोग थोड़ा खफा थे। इसलिए जब भी ये जुबिन के मौत के बारे में जब भी क्रिटिसिज्म शुरू हुआ, तो श्यामकानू के सो कॉल्ड वही लोग जो उनके साथ वाइन और डाइन करते थे, वही लोगों ने सबसे पहले श्यामकानू के तरफ अपना जो आक्रोश प्रकट किया वो सोशल मीडिया में। अब रहे सिद्धार्थ शर्मा। मान के ये जानना ज़रूरी है, सिद्धार्थ शर्मा असमिया नहीं है, एसमीज नहीं है। तो और सिद्धार्थ शर्मा जुबिन के मैनेजर हुआ करते थे। अब इससे पहले मैं थोड़ा जुबिन के बारे में बोलता हूँ। जुबिन एक ऐसा इंसान था जिनको पैसे कमाने का कोई शौक नहीं था। वो पैसे को लेके बहुत ही लापरवाह था और दिल खोल के वो पैसे बांटता था। वो पैसे कमाता था, वो म्यूज़िकल शोज़ से और अलग अलग तरीके से जो पैसे एक सिंगर कमाते हैं वो कमाता था, लेकिन दिल खोल के बांट देता था। वो उनके घर में आप देखोगे हर रोज़ लोगों के भीड़ जमा होते थे, उनको हर कोई मुसीबत में है, कोई ऐसे है, वो पैसे लुटाता था। अब ऐसे इंसान के मैनेजर जो है, मैनेजर का रोल था कि जुबिन को थोड़ा सा कमर्शियल सिंगर बना के रखना है ताकि उनका कमाई होते रहे। अब उस बीच में जुबिन एक ऐसा आदमी था जो पैसे लुटाता था, तो अगर मैनेजर ने उनको थोड़ा एक्सप्लॉइट किया, नहीं किया, इसमें मैं डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास तो बैलेंस शीट नहीं है, लेकिन ये आरोप भी है कि जुबिन ने शायद 100 रुपया कमाया तो मैनेजर ने 50 रख के इनको 50 दिया, हालांकि ये 70-30 होना चाहिए था या 80-20 होना चाहिए था। वो सीए ही बता पाएंगे, लेकिन ये एक उनके ऊपर एक आरोप है। लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ा आरोप ये है, आरोप नहीं, ये क्या होता है, जब एक गेटकीपर होता है जुबिन जैसे इंसान का, एक फेमस पर्सनैलिटी का, आप शाहरुख खान के गेटकीपर को ले लीजिए, वो महिला है,
आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग रोज़ उस महिला को गाली देते हैं कि ये शाहरुख से मिलने नहीं देते, ये शाहरुख को कवर करके रखते हैं, एक्सेस नहीं देते, इत्यादि इत्यादि। तो उसी तरह और शाहरुख खान तो खुद भी अपना एक दायरा मेंटेन करते हैं। जुबिन गर्ग का ऐसा कुछ नहीं था। वो असम का सबसे बड़ा सुपरस्टार था अब तक के, लेकिन वो आपको कहीं भी मिल जाएंगे। पान के दुकान में मिल जाएंगे, ढाबे में मिल जाएंगे, सड़क पे मिल जाएंगे। तो ऐसे इंसान के जब गेटकीपर बनेंगे आप, तो आपके ऊपर और 100 लोगों के आक्रोश आ जाएंगे। बिल्कुल। तो बेसिकली सिद्धार्थ शर्मा और श्याम कानू के ऊपर लोगों का नाराजगी पहले से था ही। अब क्या हुआ, वो लोग इन दोनों ने जुबीन को पहले तो सिंगापुर ले गया, और जुबीन के जो मौत हुआ पानी में ले जाके, क्योंकि ये भी बहुत लोगों को पता था कि जुबीन को पानी में जाना मना था, तो पानी में जाने दिया। एक तरह के लापरवाही हुआ। तो ये जो लापरवाही की आरोप है, और साथ में ये दोनों कैरेक्टर के ऊपर जो पहले का आक्रोश है, वो दोनों मिलके कि जुबीन को इन लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। शुरू में ये लोग ये नहीं कह रहे थे कि कोई विशेष षड्यंत्र या कॉन्स्पिरेसी करके मारा, लेकिन लापरवाही था। और क्योंकि हमने इनके लापरवाही के वजह से और इनके आर्थिक लोभ के वजह से, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल एक पैसे कमाने का वो था, और जुबीन को ब्रांड एम्बेसडर बना के रखा हुआ था, तो जुबीन का ख्याल नहीं रखा गया। तो और विदेश ले गए, खराब स्वास्थ्य में, या इनके स्वार्थ की वजह से हमने हमारा सबसे जो अनमोल रतन था वो खो दिया। अब इस बात का आक्रोश तो होगा इन दोनों पे। तो लोगों का ये शुरुआती आक्रोश था। अब तक षड्यंत्र नहीं आ रहा था। अब तक ये था कि जैसे भी मरा हो जुबीन, लेकिन इनके जिम्मेवार उस परिस्थिति तक ले जाने के लिए तुम दोनों हो। तो यहाँ तक कहानी ये था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, शुरू में जैसे जुबीन के बॉडी आए या जुबीन के डेथ हो गया, तो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को ये एहसास था कि जुबीन गर्ग एक ऐसा शख्स है जिनके मौत एक बहुत ही बड़ा घटना है। कितने भीड़ जमा होंगे, क्या होंगे, लोग इस घटना को कैसे देखेंगे, ये उनको पता था। और धीरे धीरे हिमंत बिस्वा शर्मा के जो शत्रु, पॉलिटिकल राइवल या सोशल राइवल है, उन लोगों ने ये भी देखा कि इस मौत के जिम्मेवार लोग श्याम कानू महंतो को ठहरा रहे हैं। और श्याम कानू महंतो का आज के तारीख में अगर ढूंढेंगे तो 100-150 फोटो हिमंत बिस्वा शर्मा के साथ मिलेंगे, और 100-150 फोटो और भी पॉलिटिशियंस के साथ मिलेंगे। आप अगर असम में होते तो आपके साथ भी मिलते। लेकिन अब क्योंकि एक मौका मिला, तो हिमंत बिस्वा शर्मा के जो भी राइवल्स हैं, जो उनसे नाराज थे, उनसे जो नाराज बख्शी थे, वो तैयार हो गए कि अब हमें एक मुद्दा मिला है। क्योंकि जुबीन एक ऐसा मुद्दा है जो असम के हर कोने में एप्लीकेबल है, इनका एक वो रेजोनेंस है। और हिमंत बिस्वा शर्मा को भी ये पता था कि जुबीन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए आप देखेंगे कि एक मुख्यमंत्री वो आए, बॉडी रिसीव करने से लेकर एयरपोर्ट में बॉडी रिसीव किया। वहाँ पे आपने देखा होगा वो मायाबिनी गाना उन्होंने गाया, सबके सामने रोया। और जहाँ तक मेरा ख्याल है वो कोई कैमरा के सामने परफॉर्मेंस नहीं था। हिमंत बिस्वा शर्मा से अपने जुबीन के जीवन काल में भी एक कॉन्क्लेव में वो पूछा गया था कि आपको पापोन और जुबीन में कौन पसंद है, क्योंकि असम में एक राइवलरी चल रहा है फैंस के बीच, दोनों के बीच कोई राइवलरी नहीं है। तो हिमंत बिस्वा ने बोला दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि मैं जुबीन जमाने के हूँ, मुझे थोड़ा जुबीन पसंद है। 90s है या जुबीन थोड़े बाद में है पेपोन। हाँ, तो इसलिए ये कहना गलत होगा कि उन्होंने एसएमईज का सेंटिमेंट था, तो वो जैसे मैं दुखी हूँ वो भी दुखी है, जैसे कोई भी एसएमईज दुखी है, तो हिमंत बिस्वा शर्मा भी दुखी था, दुखी है कलाकार। तो उन्होंने गाया वो किया। तो अब सरकार के राइवल्स को लगा कि ये बाजी मान लेगा, क्योंकि इसके बाद वो स्टेट ऑनर दे के हिमंत बिस्वा शर्मा ने सब देखभाल किया, सारे जो अरेंजमेंट्स हुए, बड़ी जमीन दी जहां अंतिम संस्कार हुआ, सब कुछ किया। वो जमीन देने से पहले भी वहाँ पे भी कंट्रोवर्सी हुआ कि जुबीन को कहाँ दाह संस्कार हो, जोरहाट में हो या गुवाहाटी में हो। तो फैमिली ने गुवाहाटी के पास सोनापुर में करवाया। तो
उसको लेके भी मुख्यमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, उन्हें जवाब देना पड़ा क्यों सोनापुर में हो रहा है। तो असम सोशल मीडिया में ये बहुत सारे किस्से कहानी क्यों इस चलते पे क्यों रहे। डिस्प्यूट था? ये डिस्प्यूट ये था क्योंकि जुबीन जोरहाट के है। हालांकि जुबीन पैदा हुए थे तूरा में, हाँ, लेकिन ज़्यादातर समय मेघालय उनके पैदा हुए। फैमिली हाँ। ओरिजिन जोरहाट के हैं। तो जोरहाट के लोग चाहते थे कि यहाँ पे दाह संस्कार हो, लेकिन तब तक जुबीन के जो बॉडी है वो 3 दिन पुराने हो चुके थे। ऊपर से उनके फैमिली ने चाहा कि सोनापुर में दाह संस्कार हो, क्योंकि वहाँ तक ले जाना और एक गाड़ी से ले जाना पड़ेगा, तो काफ़ी लॉजिस्टिकल इश्यूज भी थे। और ये भी कहा जा रहा था क्योंकि गुवाहाटी सेंटर में है, असम के कोने कोने से कोई भी आएगा जुबीन को सम्मान देना चाहेगा या समाधि जाना चाहेगा तो आराम से गुवाहाटी जा सकता है। एक सहूलियत है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जुबीन के फैमिली चाहते थे, क्योंकि जुबीन के पिताजी वो थोड़ा अस्वस्थ है, काफ़ी अस्वस्थ है, तो उनके लिए भी ट्रैवल करना जोरहाट तक मुश्किल है। तो ये सब वजह से ये सोनापुर में आखिर उनको उनकी आखिरी विदाई वहीं पे हुआ। और आपने देखा मुख्यमंत्री ने सामने से लीड लेके सारा अरेंजमेंट किया, दर्शन किया लोगों ने। जब ये अब धीरे धीरे इसी समय जब जुबीन के बॉडी आए तो इस बात का धीरे धीरे सोशल मीडिया में ये बात बढ़ने लगी कि जुबीन को कॉन्स्पेरेसी करके मारा गया। अब हिमंत बिश्व शर्मा चतुर पॉलिटिशियन है, उन्होंने देखा कि कोई भी शंका अगर मैंने रहने दिया तो फैमिली के साथ बात करके उन्होंने दूसरा ऑटोप्सी भी कराया। हालांकि जो सिंगापुर के ओरिजिनल रिपोर्ट थे, जो इनिशियल रिपोर्ट्स थे, उनमें ड्राउनिंग ही बोला गया था। उनमें कोई भी अलग तरह की मौत या डूबकर मौत है, डूबकर दिल का दौरा नहीं है। दिल का दौरा है नहीं है ये अभी भी कंफर्म नहीं है। मैं नहीं बोल सकता क्योंकि रिपोर्ट मैं नहीं एक्सपर्ट नहीं हूँ। रिपोर्ट मैंने नहीं देखी या मैं पब्लिकली बोल नहीं सकता, क्योंकि ऐसा है कि वहाँ पे जो इनिशियल रिपोर्ट्स है या जहाँ भी मेरा सिंगापुर में जितने भी सोर्सेस है, सबने कहा कोई फाउल प्ले नहीं है। तो फाउल प्ले नहीं होने का मतलब फाउल ये प्ले है तो पहले कोई मान भी नहीं रहा था, लापरवाही मान रहे थे कि भाई नहीं जाने देना चाहिए था पानी में। दिल का दौरा पड़ना भी फाउल प्ले नहीं है। आप ये सीधी बात है, अगर कोई हार्ट अटैक से मर जाए, कोई सीजर से मर जाए, कारणों से कोई डूब के मर जाए, ये कोई भी फाउल प्ले नहीं है। तो सिंगापुर ने ये वैसा ही लग रहा है बिल्कुल जैसे मैं बात कर रहा हूँ कुछ वक्त पहले पॉडकास्ट लाल बहादुर शास्त्री पर था जी, तो वो सेम बात थी कि जहर देकर मारा गया, और दूसरी बात थी दिल का दौरा पड़ा जी। तो उसमें अगर जहर देकर मारने की कोशिश में दिल का दौरा पड़ा है तो है फाउल प्ले। हाँ, अगर देखिए वो जो मेडिकल एक्सपर्ट्स है वो बता पाएंगे, अगर किसी का दिल का दौरा पड़ा जहर देने से तो वो भी पता चल जाएगा, वो ऑटोप्सी में भी पता चल जाएगा और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि वो नॉर्मल स्वाभाविक दिल का दौरा है या उसको इंड्यूस किया गया है। खैर हम इस पे नहीं जाएंगे, लेकिन सिंगापुर ने ओरिजिनली फाउल प्ले नहीं है बोला, और असम के मुख्यमंत्री ने भी बोला, क्योंकि सिंगापुर के लोगों ने कहा है कि कोई फाउल प्ले नहीं है और सिंगापुर एक ऐसे कंट्री है जहाँ पे रूल्स बहुत सख्त है। तो इसलिए शुरू में कोई ऑटोप्सी की सवाल नहीं था, लेकिन लोगों ने जैसे ही ये सवाल उठाने लगे कि शायद जुबीन को कुछ गलत तरीके से मारा गया, क्योंकि धीरे धीरे ये बातें आने लगे कि शायद कोई आर्थिक धांधली हुआ था, शायद जुबीन के पैसे गबन हुए थे और जुबीन सवाल करने वाले थे, या तो शाम कानू से या सिद्धार्थ से, तो इन लोगों ने जुबीन को मार दिया। ये अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी स्प्रेड होने लगे, तो इसलिए दूसरा ऑटोप्सी भी अनाउंस हो गया। अब ऑटोप्सी जब हो गया, दाह संस्कार हो गया, अब बात पॉलिटिकल हो गए। यहाँ से ज़्यादातर बातें पॉलिटिकल हो गए, क्योंकि एक वर्ग के लोग ये मान के चल रहे थे कि इनको जुबीन को मारा गया है। अब किस तरीके से क्या, अलग अलग वीडियोस भी आने लगे थे, आपको याद होगा कि कभी पानी में जा रहे, कभी बिना लाइफ जैकेट के जा रहे, तो लोगों का अलग अलग डिमांड शुरू हो गया कि क्यों जो लापरवाही करने वाले लोग हैं इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता है। तो दाह संस्कार के दिन ही या एक दिन पहले, मैं एग्जैक्ट तारीख मुझे याद नहीं, असम सरकार ने SIT फॉर्म किया, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम,
और एक प्रोब शुरू हो गया कि जुबिन के डेथ कैसे हुआ था। तो इसमें शुरुआती तौर पे 10 अक्टूबर को, या तारीख का इधर उधर हो सकता है, श्यामकानू महंत और सिद्धार्थ शर्मा दोनों को गिरफ्तार किया। अब मैं यहाँ से पॉलिटिक्स हो गया है क्यों बोल रहा हूँ, आप ऑप्टिक्स को देखिए। इन दोनों के गिरफ्तारी के फोटो हर जगह आ गए। आपने कभी लॉकअप में किसी इंसान को, किसी भी मुजरिम को देखा है, मतलब लॉकअप के फोटोग्राफ? आपके ही आर्टिकल में देखा मैंने जी दोनों को। तो वो फोटो मीडिया के पास रिलीज किए गए, सोर्सेस से अच्छा आ गए। सोर्सेस के वाले लीक किए गए, ऐसा हाँ, था। तो अब कौन से मीडिया जाके लॉकअप के सामने खड़े होकर फोटो खींचे? तो आप ये क्यों लीक किया गया? क्योंकि अब मैंने कहा ना, यहाँ से पॉलिटिक्स शुरू हो गया, क्योंकि एक जो हिमंतो के पॉलिटिकल राइवल है, उनका ये था कि आप किसी भी तरह श्यामकानू के साथ में हम जोड़ दे हिमंतो को, तो जो पब्लिक है वो खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि जुबीन के सामने कुछ नहीं है। तो ये शुरू हो गया। किसी ने ये क्लेम कर दिया कि वहाँ पे इवेंट चल रहा था जिसका स्पॉन्सर हेमंत बिश्व शर्मा के वाइफ है, या उनके वाइफ के कोई फैशन शो चल रहे थे, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे बातें। हालांकि इस बात को लेके रिनिकी भूया शर्मा ने लीगल नोटिस, डिफेमेशन केस ही फाइल कर दिया है, और ये फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। लेकिन ज़बरदस्त एक प्रक्रिया शुरू हो गया कि किसी न किसी तरह श्यामकानू महंतो और हिमंतो के कनेक्ट को आगे बढ़ाया जाए, और ये बोला जाए कि श्यामकानू को प्रोटेक्ट करने की कोशिश हो रहा है। तो जब ये नैरेटिव शुरू हो गया, तुल पकड़ लिया हर जगह, तो हिमंत बिश्व शर्मा और जो गवर्नमेंट मशीनरी है उनका ये हुआ कि हमें ये दिखाना है कि हम श्यामकानू महंतो के ऊपर सख्त है। तो आपने इंडिया टुडे यानी कि एक स्टोरी पढ़ा होगा, जब श्यामकानू महंतो के जुडिशियल पुलिस रिमांड ख़त्म हो गए तो जुडिशियल कस्टडी में उनको 1 हफ्ते से ज़्यादा एक ही कपड़े में, एक ही शर्ट, एक ही पैंट, एक ही अंतर्वास, अंडरगारमेंट पे 1 हफ्ते से ज़्यादा रखा गया। अब ये तो किसी भी नॉर्मल क्रिमिनल का भी बेसिक राइट है, क्योंकि वो अंडर ट्रायल है, अभी तक वो आरोपी ही है। लेकिन ये सब बातें हो रहा था, मतलब उसके नॉर्मल अधिकार भी उसे नहीं दिए गए, क्योंकि थोड़ा सा भी उनके ऊपर अगर सरकार के तरफ से नॉर्मल जो प्रक्रिया है वो भी दिखाया जाए, सही बात, तो भी माना जाएगा। जो प्रतिपक्ष है वो सरकार पे आक्रमण मैं करेगा। यहाँ रोक के एक बात पूछना और चाह रहा हूँ, यहाँ पे पूछना ठीक भी रहेगा। सिर्फ गायक तो थे नहीं जुबिन, है ना, वो बहुत वोकल थे बहुत सारे इश्यूज़ पर। और जब मैंने पढ़ा और देखा कि वो जिन जिन मुद्दों पर बोले हैं उनमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हेमंत बिश्व शर्मा की पॉलिटिक्स को सूट नहीं करती हैं। सीए के खिलाफ भी थे वो, इसके अलावा ना धर्म मान रहे थे, जाति पर भी हर चीज़ पे बोले हैं वो, जो भी आप मान सकते हैं कि स्टेटस को तोड़ने ऐसी चीज़ें हैं जो आम तौर पर अगर मैं कहूँ तो भारतीय जनता पार्टी की उस पॉलिटिक्स के एकदम विपरीत जाती दिखती है, जो अपेक्षाकृत प्रगतिशील लोग हैं उन्हें पसंद है सब। तो क्या इसलिए भी एक सही मौका लगा विपक्ष को इसे उठाने का, क्योंकि वो ये दिखा सकते थे या कह सकते थे कि जुबिन वैचारिक तौर पर इस सरकार या हेमंत बिश्व शर्मा के विपरीत खड़े थे, तो ये सरकार तो वैसे भी जुबिन की मौत को बहुत सीरियसली नहीं लेगी कभी भी। अगर जुबिन गर्ग की सही एनालिसिस किया जाए, उनके जो पॉलिटिकल फिलॉसफी अगर कुछ था, या उनके जो सोशल फिलॉसफी है, तो जुबिन पॉलिटिकल राजनीतिक व्यक्ति ही नहीं था। वो ना हिमंत बिश्व शर्मा के सपोर्ट में या खिलाफ बोल रहे थे, ना गौरव गोगोई के सपोर्ट या खिलाफ में, ना तरुण गोगोई के सपोर्ट या खिलाफ में बोल रहे थे। वो हमेशा एक आम जनता की तरह बोलते थे, और उनके समझ और देखने का तरीका बहुत ही लीनियर हुआ करते थे। वो जो जैसे दिखता था, सोचता था, वो ऐसे ही बोल देता था। और इसलिए एक वजह ये भी है कि वो इतना पॉपुलर था, क्योंकि वो बातों को पॉलिटिकली करेक्ट करके या सोशली करेक्ट करके नहीं बोलते थे। तो जैसे कि आप जात पात की बात कह रहे थे, ये भाजपा सरकार आने के बाद या आने से पहले ऐसा कुछ नहीं है, या कांग्रेस सरकार के आने के बाद या आने से पहले ऐसा कुछ नहीं। वो एक कॉन्टेक्स्ट था, वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण पैदा हुआ था। उन्होंने अपने सरनेम बोरठाकुर को गर्ग कर दिया, गर्ग्य से गर्ग कर दिया, क्योंकि वो गोत्र है, वो थोड़ा फैशनेबल लगा, तो उन्होंने ऐसा कर दिया। उसके पीछे कोई पॉलिटिकल वजह नहीं थी।
वो धर्म को नहीं मानता था, ऐसा नहीं है, धार्मिक रिचुअल को नहीं मानता था। वो जो ब्राह्मण लोग पहनते हैं, आप लोग जनेऊ कहते हैं, हम लोगुन कहते हैं, जी। वो सब नहीं पहनता था। वो नॉनवेज खाता था, नॉनवेज तो असम के सारे लोग खाते थे। वो जो माजुली में एक सत्र परंपरा है, वैष्णवाइट परंपरा है, या कामाख्या में बलि देने का परंपरा है, जो भी रिचुअलिस्टिक है, ऐसे किसी चीज़ को मानता नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कामाख्या मंदिर जाता नहीं था। वो रात को 1 बजे मेरे साथ ही कई दफ़ा कामाख्या मंदिर भी गए हैं। मंदिर में पूजा जो लोग ऐसे करते वो ऐसे नहीं करते थे। वो जैसे मैंने कहा, उनको रिचुअलिस्टिक बातों पे कोई भरोसा नहीं था। सीए के बात आ गए, सीए के समय पे मैं भी सीए का विरोध करता था। अब कोई हमें कनेक्ट करेंगे, शाहीन बाग में भी सीए विरोध हुआ था और असम में भी विरोध हुआ था। 2 अलग अलग वजह है। असम में सीए का विरोध इसलिए हुआ क्योंकि सीए के तौर पे जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट है, इलीगल इमिग्रेंट है, अगर वो हिंदू है तो असम में सिटीजनशिप मिलने की संभावना है। इस बात से सारे असमीज लोग खफा है, क्योंकि वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, बांग्लादेशी है तो उन्हें हमारी अगर वो सिटीजनशिप, घुसपैठी है तो घुसपैठी है, वो हिंदू हो मुस्लिम हो, हमें कोई फर्क नहीं प्रोसेस पड़ता। पूरा नहीं है तो देंगे। वही बात है। और जुबिन गर्ग ने, आप मेरा वो एक इंटरव्यू असमीज में है इसलिए आप शायद समझ नहीं पाओगे, वहाँ पे उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट के बारे में खिलाफ ही बोला। उन्होंने बोला, मैंने पूछा था उनको क्लियरली कि ये जो मियाँ बोलते हैं या बांग्लादेशी मुस्लिम या हिंदू जो बांग्लादेशी है, तो उन्होंने बोला जो भी हो, हिंदू मुस्लिम जो भी हो, बांग्लादेशी है तो अधिकार है किसी भी देश का कि अनधिकार, उसने ये शब्द ही बोला, अनधिकार हमारे देश में प्रवेश करे तो उनको भगाओ। ये जुबिन का बात है। अगर ये बात बोला जाए तो ये तो हेमंतो के सपोर्ट में हो गया, कुछ बातें हेमंतो के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि वो वही बातें बोलता था जो जनता के बात है। कुछ आपके हित में होगा, कुछ मेरे हित में होगा। ठीक बात। तो आप कैसे इस्तेमाल करना चाहते तो हो ओपोजिशन ने जुबिन मिलकर कर लिया। ओपोजिशन ने मिलकर करने। और अगर आप देखा जाए व्यक्तिगत तौर पे उनका हिमंता विश्व शर्मा के साथ उनका व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छा था। उसी तरह उसका व्यक्तिगत संबंध ढूंढेंगे गौरव गोगोई के साथ भी अच्छा था। तो जुबिन पॉलिटिकल इंसान बिल्कुल ही नहीं था। उनको पॉलिटिक्स समझ ही नहीं आता था। कभी किसी के लिए वोट नहीं मांगा, कुछ नहीं किया। वो मेरा स्टोरी पढ़ता था वो इंडिया टुडे में, वो मुझे बोलता था तू कुछ कभी कल्चर और ये इन सब के बारे में भी लिखा कर, ये पॉलिटिक्स के बारे में क्यों लिखता है, मैं बोर हो जाता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ तेरा स्टोरी, लेकिन मैं मुझे कोई उसमें रुचि ही नहीं है। तो उनको लेके पॉलिटिक्स हो रहा है, ये सबसे बड़ी दुख की बात है, क्योंकि वो पॉलिटिकल इंसान था ही नहीं। वो कोई भी सरकार होता, अगर उनको कोई चीज़ बुरा लगता तो खिलाफ ही बोलता। वो चाहे हेमंत विश्व शर्मा के सरकार हो या कांग्रेस के सरकार हो, उनका किसी के साथ कोई भी अच्छा संबंध हो बुरा संबंध हो, उससे कोई मतलब नहीं। वो मुझे भी बोलेगा, मेरा परम मित्र था, हमारे काफ़ी करीबी रिश्ता था, लेकिन जो उसे पसंद नहीं होता था मुझे भी बोल देता था कि ये गलत है। तो अब उसके ऊपर अगर पॉलिटिक्स किया जाए तो वो गलत बात है। अभी आपने पूरी चेन बताई, पूरा क्रम बताया, कब क्या कैसे हुआ। इस बीच एक चीज़ और हुई, उनके ही बैंड के एक मेंबर ने ये आरोप लगाया कि जहर देकर मारा गया, जहाँ से कॉन्स्पिरेसी की बातों को मजबूती मिली। ये क्या हुआ? मैं आने ही वाला था वहाँ पे। तो अब तक 2 अरेस्ट हो गए। अब आप बहुत लीगली सोचिए, ये जो आरोप है, इस आरोप में अरेस्ट होना ही बहुत मुश्किल था। अरेस्ट हो गए। अरेस्ट होने में बहुत आसानी से बेल मिल सकता था। आरोप क्या है? नेग्लिजेंस का आरोप है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। आपने देखा होगा वो कई दफ़ा गाड़ी किसी को टक्कर मार देते, मौत हो जाते, तो अरेस्ट होते, कुछ दिन बाद बेल मिल जाते हैं। इसमें तो उतना भी नहीं था, मतलब अगर लीगली देखा जाए तो अब इस केस को मजबूत भी करना था, क्योंकि अगर बेल मिल गया तो समझ सकते हैं राजनीति शुरू हो चुका था। तो सरकार को किसी भी तरह से श्यामकानू महंतो को और सिद्धार्थ शर्मा को और जो भी आगे और अरेस्ट होने वाले हैं, तो उनको अंदर रखना है और विरोधी को ये दिखाना है कि सरकार उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं या शील्ड कर रहे हैं। तो अब कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर था। ये शेखर ज्योति गोस्वामी, इन्होंने जब सिंगापुर से गुवाहाटी आए तो पहले बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में बोला ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम हंसी खुशी थे, वो पानी में डूब के ही मरा, इत्यादि इत्यादि।
कहा कि नहीं, वो लोग आरोप लगा रहे लेकिन किसी ने मारा नहीं, ऐसे इंटरव्यू उन्होंने दिया। जब उनको एसआईटी ने इंटरोगेट किया तो उस इंटरोगेशन के दौरान, तब अरेस्ट नहीं हुआ था, इंटरोगेशन के दौरान बोल दिया इन दोनों ने जहर जहर देके मार दिया। दिया। अब वो क्यों बोला, किस आधार पे बोला, सिर्फ वही बोल सकता है और एसआईटी के मेंबर बोल सकता है, जो अभी तक बोला नहीं। और ये इस प्रकरण में सबसे हैरान कर देने वाले स्टेटमेंट है। लेकिन इस स्टेटमेंट से फ़ायदा क्या हुआ, वो कहानी, वो पूरे जो इन्वेस्टिगेशन अब एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन बन गया, जिसमें बेल मिलना काफ़ी मुश्किल है। और नतीजा ये हुआ कि इसके बाद लोगों ने कहा कि शेखर ज्योति, ड्यूरिंग इंटरोगेशन शेखर ज्योति और एक सिंगर थी अमृत प्रभा महंता, ये दोनों अरेस्ट हुए। फिर लोगों ने कहा जुबीन के जो कजिन हैं संदीपन गर्ग, वो क्यों अरेस्ट नहीं हुए, वो भी तो थे वहाँ पे, तो उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। फिर लोग कहने लगे कि ये जो जितने भी लोगों ने उन्हें यॉट पे ले गए थे, उन लोगों को क्यों अरेस्ट नहीं किया। अरेस्ट तो नहीं किया, लेकिन एक एक करके सबके सुरक्षाकर्मी भी शामिल हो गए उसमें। सुरक्षाकर्मी तो बाद में आए। इसके बाद एसआईटी अब इन्वेस्टिगेशन करने लगे, तो अलग अलग एंगल। अब एक देखिए, पॉलिटिकल प्रेशर बहुत है, जो चुनाव आ रहे हैं अप्रैल में, 2026 अप्रैल में, तो एसआईटी के चार्जशीट पे इलेक्शन जीता भी जा सकता है, हारा भी जा सकता है। तो समझ सकते हैं एसआईटी को कितना काम करना पड़ रहा है। तो हर तरह से ये एंगल निकालना पड़ेगा कि कैसे एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी या मर्डर की तरफ ले गया था। तो वाइडन हो गए इन्वेस्टिगेशन की। भले इसमें आगे सबूत मिले ना मिले, लेकिन फिलहाल 2026 तक तो मामला अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो जुबीन के आसपास जितने भी लोग थे, उनके साथ इंटरेक्ट करते थे, काम करते थे, या किसी भी तरह से इन्वॉल्व थे, सबके ऊपर इंक्वायरी हुआ कि कहीं इसके लापरवाह, उनके लापरवाह, ये वो। तो इसलिए जुबीन के दो सुरक्षाकर्मी जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, जो असम सरकार ने दिया था, उन्होंने कहा हाँ, असम सरकार ने इसलिए दिया था क्योंकि जुबीन को उल्फा से थ्रेट था। अब मैं आता हूँ उल्फा के ऊपर भी। तो इन दोनों के ऊपर भी पूछताछ हुआ, तो इनके अकाउंट में पैसे मिले 1 करोड़ के आसपास। तो कहाँ से आए, तो इन्होंने बोला जुबीन गर्ग ने दिया था। और ये विश्वसनीय बात है, क्योंकि जुबीन दे सकता है, पैसे आया, रख लो, तुम डिस्ट्रीब्यूट करना, ये करना। ये एक्सप्लेनेशन है। कहाँ तक सत्य है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन एसआईटी वाले ज़्यादा अच्छा बोल पाएंगे। उस मामले में ईडी भी शामिल है। ईडी श्यामकानू महंतो के अतीत को, ताकि किसी भी तरह श्यामकानू महंतो को लंबे से लंबे समय तक, एटलीस्ट अप्रैल 2026 तक तो अंदर रखना ही है, ये मान के चलिए। तो ईडी, सीबीआई, जो भी जरूरत पड़ेगा, सब अपने अपने इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और इस देश में जो प्रक्रिया है वो तो अपने आप में सजा है ही। हाँ, प्रक्रिया तो आप अंदर रख ही सकते हो। और ईडी के इन्वेस्टिगेशन में यही तो सबसे अच्छी बात है कि एक बार ईडी पीछे पड़ गए तो आप प्रोसेस इस पनिशमेंट हो जाता है। तो इसलिए ये सारे बातें जुड़ गए। और अब ये मर्डर इन्वेस्टिगेशन हो गया, एक एक करके इन दोनों को भी, ये पुलिसकर्मी को भी अरेस्ट कर लिया। अब मैंने आपको कहा था जुबीन, अब पॉलिटिकल बातें मैं कहता हूँ, तो असम के उल्फा उग्रवादी संगठन है, उल्फा ने एक डिक्टेट दिया था कि आप बिहू के दौरान, बिहू फेस्टिवल के दौरान, बिहू प्रोग्राम के दौरान हिंदी गाना नहीं गा सकते हो। एक जुबीन गर्ग था, बोला, और जुबीन गर्ग का एक पॉपुलर सेंटेंस था, घंटा खातिर न करो। मतलब थोड़ा सा सभ्य शब्द नहीं है, लेकिन मैं अश्लील भी नहीं बोलूँगा, बट सभ्य नहीं है वो। ये वर्ड हमेशा बोलता था, ये सेंटेंस, इसका मतलब है आई डोंट गिव अ डैम। तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, घंटा फर्क नहीं पड़ता, हिंदी में बोले तो ये है। हाँ, जुमला है। तो इन्होंने हिंदी गाता था, वो कोई और सिंगर ये साहस नहीं कर पाता था, और जुबीन गर्ग गाता था। इस वजह से उनको सुरक्षा दिया गया। हालांकि ये मुझे नहीं लगता कि उल्फा कभी ये हिम्मत करता कि जुबीन गर्ग को इस वजह से गोली मार दे। आपने देखा ही है जुबीन के लिए लोगों का क्या जुनून है, बहुत कमजोर हो जाना था। तो अब परेश बरुआ जो कह रहे हैं कि जुबीन के साथ उनका बातचीत होते थे, अब ये कह सकते हो चूंकि जुबीन का परेश बरुआ के साथ भी संपर्क था। बताइए। तो जुबीन था ही ऐसा कि हर किसी के साथ बात करते थे। संपर्क था, और किसी का वो ना दुश्मन था, सबका वो दोस्त ही था। तो
परेश बरुआ कहते हैं कि मैं कई दफ़ा उन्हें बोलता था कि वो मदिरा कम पिया करे, क्योंकि जुबिन वाज काइंड ऑफ अल्कोहलिक। हाँ। तो वो नहीं करता था। तो परेश बरुआ को ये लगता था कि जुबिन शायद डिप्रेशन के पेशेंट थे और जुबिन ने शायद आत्महत्या कर लिया। ये परेश बरुआ का थ्योरी है। उनके अपने लॉजिक है, बहुत सारे कारण उन्होंने वो कहते हैं, पारिवारिक कारण में भी जाते हैं। जो भी है वो किसी के डिस्कोर्स होना नहीं चाहिए। लेकिन ये सब थ्योरीज भी आने लगे। सिर्फ परेश बरुआ ही नहीं, बहुत लोग बोलने लगे कि जुबिन डिप्रेशन के शिकार थे, वो अकेला था। एक इंटरव्यू आया इतने में, उनका लास्ट पॉडकास्ट कहा जाता था, जिसमें वो थोड़ा सा फिलोसॉफिकल बातें करते थे। तो सबको वो एक स्टेटमेंट बोला कि मेरे पास 3-4 घर है, लेकिन मैं रात को स्टूडियो में ही सोता हूँ। तो लोगों ने सोचा कि ये अकेला था, इनके आस पास के जितने भी लोग हैं वो इनके ख्याल नहीं रखते थे, इत्यादि इत्यादि। तो हर चीज़ पे एक एक कॉन्स्पिरेसी आगे बढ़ता गया। तो अब जाके ये कहानी ये अब इस मोड़ पे है कि जुबिन गर्ग का बहुत सारे लोगों ने मिलके शोषण किया, और शोषण करके या तो उन्हें आत्महत्या करने पर प्रेरित किया, या फिर इन्होंने एक ऐसे सिचुएशन पे उन्हें धकेल दिया जहाँ पे इस दुर्घटना से उनका मौत हो गए। अब ये जब चल रहा था, क्योंकि शामकानू महंत को 10 दिन 7 दिन एक ही कमरे में रखने के बाद भी ओपोजिशन के लीडर्स ये कह रहे हैं कि हिमंत बिश्व शर्मा शामकानू महंत को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे जाके कुछ नहीं होने वाला है ये। तो अब इसके जवाब में हिमंत बिश्व शर्मा ने ये घोषणा कर दिया अभी 2-3 दिन पहले कि जुबिन गर्ग की हत्या हुआ था। आप लोगों को एसआईटी बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन देंगे। अब वो किस आधार पे ये कहा, मुख्यमंत्री ने ये कहा, लेकिन हम मानते हैं कि एक स्टेट के मुख्यमंत्री ने कहा है, एक संवैधानिक पोजीशन में है, एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन के बारे में इतना बड़ा टिप्पणी दिया। अब वो किस तरह का हत्या है, ये जितने भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में आया हुआ वो स्टोरी है या कुछ अलग है, ये तो हमें जब चार्जशीट फाइल होगा तभी पता चलेगा। लेकिन अब इस बात से ये हो गया है कि जितने लोगों ने कहा है ये कि हत्या है और हत्या के जो हत्यारे हैं उनको सज़ा मिलना चाहिए, अब उस थ्योरी को हिमंत बिश्व शर्मा ने कंफर्म कर दिया। कंफर्म ही नहीं कर दिया कि हम इस साइड में आ गए हैं। तो अब विरोध करने के लिए विरोधी को नया कुछ निकालना पड़ेगा। तो तुरंत विरोधी ने बोला कि ये मुख्यमंत्री ने इसलिए बोला क्योंकि लोगों के सिंपैथी चाहिए। तो 2026 तक, आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, 2026 चुनाव तक इस कहानी में नई नई चीज़ें जुड़ते जाएंगे, क्योंकि अब ये, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, अब ये एक पॉलिटिकल खेल हो गया है। जुबिन के नाम पे दोनों ही पक्ष 2026 के चुनाव जीतने की कोशिश में लगे हुए हैं। चार्जशीट को लेकर कोई जल्दबाजी है क्या सरकार को? क्योंकि वैसे तो कई सारे संगठन हैं, AJYCP और 25 से ज़्यादा इंडिजिनस ग्रुप से रैली कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि SIT जांच तो धीमी है। तो सरकार ये भी महसूस कर रही है कि जो भी हो जैसा हो, लेकिन चार्जशीट तो एटलीस्ट जल्दी हो जाए। चार्जशीट दाखिल करना ही पड़ेगा। एक तो समय सीमा होते हैं 90 दिन के अंदर अंदर। तो आप धीमी है या तेज है, ये पॉलिटिकल वजह से आप अलग अलग तरीके से देख सकते हो। लेकिन अगर आप पूरे लीगल प्रकरण से देखेंगे तो जब तक 90 दिन के समय सीमा अतिक्रमण ना करे तब तक चार्जशीट धीमी है या तेज रफ्तार से है ये बोल ही नहीं सकते, क्योंकि एक डेडलाइन दिया गया है। वो डेडलाइन से अगर पहले चार्जशीट दाखिल हो जाए तो सही है, और अगर एक्सटेंशन मांगे तो आप कह सकते हो कि ये तो धीमी हो गई। और अब इतने सारे बातें इसमें घुस गए हैं तो बहुत तेज़ रफ्तार से जा भी नहीं सकते। अगर चार्जशीट कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि एक आप देखेंगे कि बहुत सारे केसेस में ये होता है, आनंद फनन में पुलिस चार्जशीट तो दाखिल कर देते, लेकिन कोर्ट में वो 3-4 दिन भी टिक नहीं सकते। तो अब इस केस में तो इलेक्शन निर्भर है, तो चार्जशीट भी उतना ही ताकतवर होना पड़ेगा। लेकिन आपको लगता है, आप एक जर्नलिस्ट हैं, इतने सारे केसेस आपने अपने करियर में देखे होंगे, ठीक है ये तो मैं मान रहा हूँ कि 2026 तक ये कछुआ गति से चलेगा केस, लेकिन आपको लग रहा है कि जितने भी एंगल अभी तक आपने बताए उनमें कोई भी कोर्ट में स्टैंड करेगा? क्योंकि सबूतों की कमी से तो जूझेगा केस।
बहुत मुश्किल है ये बताना कोई भी एंगल। अब इसलिए मैं नहीं बोल अभी से क्या सकता। लग रहा है? अब देखिए, इसलिए मैं नहीं बोल सकता वो चार्जशीट में क्या होगा, हाँ, ये तो इस बात पे निर्भर करेगा। अब वो बहुत सारे एंगल ढूंढ रहे हैं, तो आत्महत्या से लेके हत्या तक और जब हर फाइनेंशियल मैं आपको इरेगुलरिटीज। रोक के बोल रहा हूँ, लेकिन जब हर पक्ष ये चाहता हो कि ये हत्या, साजिश, ऐसा कुछ ही निकले इसमें, हर पक्ष, इधर वाला हो या उधर वाला, कोई ये कहने को तैयार नहीं है। आप तो पत्रकार हैं चूंकि, तो आप तो दोनों तरफ की बात बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि भाई नॉर्मल भी हो सकता है। आपके अलावा सिर्फ सिंगापुर कह रहा है कि नॉर्मल है। नहीं, मैंने नॉर्मल एबनॉर्मल कुछ नहीं कहा, मैंने हाँ सिर्फ ये कहा हाँ, कि कि सिंगापुर कह प्रारंभिक रहा है कि प्रारंभिक जो नॉर्मल है। रिपोर्ट आए थे सिंगापुर से, उन्होंने कहा डेथ बाय ड्राउनिंग हाँ, और नो फाउल प्ले। सही है। ठीक है। अब आगे क्या है क्या नहीं है, मैं टिप्पणी इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि ये एक ऑनगोइंग नहीं, सीधी बात इन्वेस्टिगेशन है वो है। तो। तो और जब एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये हत्या था, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सांविधानिक पद पे है, तो झूठ तो नहीं बोलेंगे। तो अब ये जिम्मेवारी है एसआईटी के ऊपर कि वो मुख्यमंत्री के लाज रखे कि वो हत्या है तो कैसे हत्या है दिखाए, और अगर हत्या है तो अगर चार्जशीट पुख्ता है तो कोर्ट में भी चलेगा। लेकिन अगर चार्जशीट सिर्फ पॉलिटिकल वजह से एक तैयार किया गया है तो कोर्ट में बिखर भी सकते हैं, और हमारे जो लीगल प्रक्रिया है वो तो सालों साल चलते हैं। तो हो सकता है वो 2031 के चुनाव के सामने भी आ जाए। इन्वेस्टिगेशन का दायरा सिंगापुर तक फैला या नहीं फैला? गए थे, एसआईटी के मेंबर सिंगापुर गए थे, क्योंकि लोगों ने ये शुरू कर दिया। आपको आपको एक्चुअली आजकल सुबह उठ के अगर आपको असमीज आता तो आपको सोशल मीडिया में आना चाहिए। इससे बढ़िया मनोरंजन कहीं नहीं मिलेगा। हर इंसान एक इन्वेस्टिगेटर है, हर इंसान एक जूरिस्ट है, हर इंसान एक लीगल एक्सपर्ट है। तो हर कोई अपना अपना टिप्पणी दे रहा है, इन्वेस्टिगेशन में ये होना चाहिए था, इन्वेस्टिगेशन में वो होना चाहिए था। मैं एज एन ऑब्जर्वर, न्यूट्रल ऑब्जर्वर ऐसा देखा क्योंकि सामने चुनाव है, तो इसलिए मुख्यमंत्री या जो व्यवस्था है वो ऐसे कर रहे हैं कि लोग जो मांग रहे हैं वो दे रहे हैं, कि इनको पकड़ो पकड़ के दे रहा है, इनको बुलाओ बुला के दे रहा है। वो ऐसा है कि वो जो बिगड़ा हुआ बच्चे होते हैं ना, कि उनको कुछ ना कुछ दे के चुप कराना होता है, या रोता हुआ बच्चा, तो वो हाल है कि 2026 तक ऐसे ही चलेगा। मतलब चुनाव तक, कि जो मांग रहे हैं सरकार दे रहे हैं। तो हर कोई अपना अपना थ्योरी दे रहे हैं। तो ये जो आपने सिंगापुर जाने की, तो लोगों ने कहा कि सिंगापुर में जो घटना जहाँ हुआ है वहाँ पे एसआईटी नहीं जाएंगे तो कैसे चलेगा। चले गए एसआईटी, सिंगापुर के साथ इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया शुरू किया उन्होंने, कॉरोनर्स वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। किसी भी डेट का जो दोबारा उन्होंने एग्जामिन करना शुरू कर दिया है, और सिंगापुर के अथॉरिटीज़ काफ़ी हद तक हैरान है कि ये हो क्या रहा है। दिव्या भारती और सुशांत सिंह राजपूत केस जैसा मामला बनता दिख रहा है। और वैसे भी जब कोई बड़ा इंसान ऐसे जाता है तो फिर उसके इर्द गिर्द जो कहानी, किस्से, थेरीज हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते। केस ख़त्म हो सकता है एक बार को। पॉडकास्ट का आखिरी चरण है, तो आपसे पूछ लूँ, जब ये खबर 19 सितंबर 2025 को आपको पहली बार मिली और आपके दोस्त भी थे, आप कहाँ थे, कैसे पता चला था? मैं उस समय कहीं से घर पहुंच रहा था, तो क्योंकि मैं गाड़ी में था, मैं कुछ एक्सेस नहीं कर पा रहा था। मुझे सबसे पहले ये खबर मेरे माँ ने दिया, और माँ बहुत ही भावुक थी, लगभग रो रही थी, क्योंकि उस समय डेथ डिक्लेयर नहीं हुआ था। तो माँ ने बोला जुबीन को वो एक्सीडेंट हुआ है पैराग्लाइडिंग में। तो पहला मेरा रिएक्शन था पैराग्लाइडिंग या स्कूबा डाइविंग, माँ को पूरी बात तो टीवी में जो देख रही थी, तो मुझे लगा जुबीन तो ऐसे ऐसे, मतलब वो थोड़ा एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह करते थे, और जुबीन को एक खड़ोस भी आ जाता था तो न्यूज़ में आ जाता था। तो मैं शुरू में पहले जब वो जुबीन के साथ एक एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने बहुत सीरियसली नहीं लिया। मैंने सोचा घर पहुंच के पता करूंगा। इतने में माँ का फ़ोन आया। इस बार माँ रो रही थी कि जुबीन का निधन हो गया, और क्योंकि वो हमारे घर आते थे, माँ को माँ ही बुलाते थे जुबीन, और एक दो दफ़ा माँ जब बीमार थी थोड़ा सा, वो आके चाय वाय पिलाया था जुबीन ने। वो ऐसा ही है, वो सुपरस्टार है, तो आपके घर में आके वो अंडा छील रहा है,
तो माँ बहुत दुखी थी। तो अब पहले 5 मिनट तक तो मैं ये प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि जुबीन के निधन हो चुका है। मुझे लगा, मैंने पूछा तुम्हें कहाँ पता चला? माँ ने बोला टीवी में आ रहा है। मैंने बोला एसएमई चैनल्स में आ रहा है। मतलब ये लोग एग्ज़ैगरेट भी कर सकते हैं क्योंकि सिंगापुर में हुआ है। तो मैंने पता किया अपने सोर्सेस से और मुझे पता चला कि जुबीन के निधन हो चुके हैं। तो काफ़ी देर तक तो मतलब 1 डेढ़ घंटे तक तो मुझे समझ ही नहीं आया क्या करूँ? क्या बोलूँ? किससे बात करूँ या क्यों ऐसा हुआ? अ, फिर मेरा मतलब 1 घंटे के बाद मैं घर पहुँचा, सारे मेरे इन्फॉर्मेशन नेटवर्क एक्टिवेट किया। साथ में ये भी है कि हम कुछ भी करें, आखिर में हम पत्रकार भी हैं, रिपोर्ट करना। तो रिपोर्ट भी किया क्योंकि मैं एक वेब पोर्टल भी चलाता हूँ, इंडिया टुडे एनी। और फिर टीवी के लोग भी हमारे आज तक इंडिया टुडे के लोग, उन लोगों ने भी मेरे से कांटेक्ट किया। तो रात 11-12 बजे तक तो काम में मगन था। उस समय एक स्टोरी की तरह प्रोसेस कर रहा था कि जुबिन गर्ग के निधन हुआ। अब जब थोड़ा सा फुर्सत मिला एंड इट स्टार्टेड सिंकिंग इन कि मैं उनसे ज़िंदगी में कभी बात नहीं कर पाऊँगा, तो एक अलग तरीके का दुख और सैडनेस मैं ये एक्सप्रेस नहीं कर सकता। एक एक मुझे लगता है ये फीलिंग असम के सब लोगों को हुआ होगा। और एक दुख मेरा ज़्यादा इसलिए हुआ क्योंकि लास्ट मैं जुबिन से मिला था जुलाई में, एक फ़्लाइट में गुवाहाटी मैं जा रहा था। और फ़्लाइट में काफ़ी सारे लोग थे, मतलब असम के ही लोग थे। तो मैंने पहले सोचा जुबिन के साथ आस-पास सारे लोग हैं तो मैं उनसे बात नहीं करूँगा। क्योंकि भीड़ में मुझे बात करना पसंद नहीं है। लेकिन क्या हुआ, वो मेरे साथ संदीप फूकन पत्रकार है, हिंदू के सीनियर पत्रकार है और मैं बहुत आदर करता हूँ संदीप दा के। तो संदीप दा और संदीप दा के पत्नी भाभी जी वो दोनों थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे जुबिन से एक बार मिलना है, तो मैं मिलाने ले गया। जब जैसे ही जुबिन ने मुझे देखा और मेरी वाइफ रितु, हम दोनों को देखा तो उन्होंने पकड़ लिया हमें। तो उसके बाद हम फ्लाइट में गए, बस में, और एक साथ उड़ान भरे। तो मेरे साथ ही था। जब हम उतरे वहाँ पे उन्होंने बोला कि आज मैं कहीं जा रहा हूँ, कल वहीं रहूँगा, परसों हम ज़रूर मिलेंगे। जुबिन ऐसे कई बार कहता है, तो हाँ हाँ बिल्कुल मिलेंगे, फिर भूल जाता है या बिज़ी हो जाता है, मैं भी बिज़ी हो जाता हूँ। इस बार उन्होंने फ़ोन किया था और वो फ़ोन मैंने मिस कर दिया था। और मैंने इतना सोचा नहीं था उस समय, मिस कर दिया। मैंने सोचा बाद में जुबिन से मिल लूँगा, बात कर लूँगा। लेकिन इतने में, क्योंकि मैं कम दिनों के लिए गुवाहाटी जाता हूँ, मम्मी पापा के साथ मैं ज़्यादा समय बिताना पसंद करता हूँ। मैं सोशलाइज़ भी नहीं करता हूँ गुवाहाटी में। ऑफ़िस जाता हूँ, घर आता हूँ और वो कभी मिल ही नहीं पाए। तो आप सोच सकते हो, मैंने जुबिन का फ़ोन मिस कर दिया और वो मिस ही रह गया। तो ये बात मुझे कितना अभी भी दुःख देता है। जैसे आपकी माता जी के लिए सबसे ज़्यादा यादगार शायद वो समय रहा हो जब वो घर आए, क्योंकि वही उनकी याद है जुबिन के साथ, और एकदम अपनी माँ की तरह मानना, चाय बनाना, हाल चाल पूछना। आपको कुछ ऐसा याद आता है जो आप बताना चाहो, सबसे ज़्यादा जो वाक़या याद आता हो? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। कहाँ शुरू करूँगा, कहाँ ख़त्म करूँगा? जो जुबिन के बारे में कुछ कहता हो, जो लोगों को जानना चाहिए? मैं एक कहानी बताता हूँ। मतलब थोड़ा इसको अच्छे फीलिंग्स के साथ ही ख़त्म करते हैं। जुबिन के एक म्यूज़िक टीचर थे, बिजनी करके एक जगह पे। तो वहाँ उनके निधन हो गए। बहुत सालों के लिए नहीं सिखाया था, कुछ समय के लिए जुबिन को सिखाया था, लेकिन जुबिन को याद है। तो उन्होंने कहा कि चलते हैं। मैंने बोला चलिए। तो जुबिन चलेंगे तो रात को ही चलेंगे। तो हम दोनों निकले, साथ में गरिमा बहू भी थी। तो हम तीनों गए। रास्ते में उस समय गूगल मैप इतना डेवलप नहीं थे, आया आया ही था, या हाँ आया था लेकिन इतने वो डेवलप नहीं थे। तो अंधेरे में
हमारे रास्ते थोड़ा सा गड़बड़ हो गए, तो हम निकले तो सही टाइम पे थे। जब तक हम पहुँचे सुबह 6 बज गए थे। तो हम पहुँच के उनके घर पहुँच के, और वो बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड घर नहीं था। तो मैं पहले एक बात बताता हूँ, घर ये था और घर के थोड़े बाहर उनके वॉशरूम या लू या शौचालय जो भी कहे वो है। अब हम गए, जाके ही हमने कहा हम थक गए हैं, रात भर गाड़ी चलाए और गाड़ी चलाए नहीं, साथ में रास्ता ढूंढते ढूंढते हम बहुत परेशान हो गए, तो हम सोते हैं, उठ के हम बात करेंगे। तो हम तीनों सो गए। सबसे पहले मैं उठा दोपहर को, देखा जो घर जहाँ हम थे उस घर के पूरे सराउंडिंग में लोग ही लोग के हुजूम लोग के, क्योंकि खबर फैल गई कि इस घर में जुबीन आया हुआ है। तो सब इंतज़ार कर रहे जुबीन के उठने का। और मैंने देखा न्यूज़ चैनल वगैरह, लोकल जो रिपोर्टर्स है वो अपने कैमरा लेके वो भी आए हैं क्योंकि जुबीन कुछ कहेंगे अपने शिक्षक के निधन होने पे। निधन होने के 1-2 महीना हो चुके, 1 महीना हो चुके थे। अच्छा। तो जुबीन कहीं बाहर था, इसलिए तुरंत आ नहीं पाए। तो अब जब जुबीन उठे, मेरे उठने के आधे घंटे बाद, वो उठ के पहला वॉशरूम जाते हो सुबह, तो एक गमछा पहना हुआ था और वॉशरूम की तरफ निकल पड़े। और ये टीवी वाले कैमरा लेके भागे। पीपली लाइव आपको याद है? एग्जैक्टली पीपली लाइव हुआ तरफ गए। मैंने रोका कि भाई ये प्राइवेट मोमेंट है, थोड़ा शांति दो, कहीं नहीं जा रहा है, मिल जाएगा जुबीन सबको। तो ये जुबीन के साथ होता था। और एक आखिरी, वो अपने मनमर्जी का मालिक था। फिर एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि तेजपुर यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम था, तो मुझे कहा कि तुम भी चलना मेरे साथ, क्योंकि उस समय मेरी बहन तेजपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, तो तुम्हारी बहन से भी मिल लेंगे, हम दोनों चलेंगे। तो मैंने बोला कब जाना है? तो बोला 2:30 बजे हम निकलेंगे यहाँ से, 6:30 का प्रोग्राम है, तो तुम तैयार रहना, मैं आऊँगा, तुम्हारी गाड़ी में ही चलेंगे। तो ठीक है, मैं खाना वाना खा के 2:30 बजे मैं तैयार। जुबीन का कोई अता पता नहीं। मैंने सोचा भूल गया होगा या फिर किसी और के साथ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं अपना काम करके मैं थोड़ा नैप भी ले लिया, दोपहर को सो भी गया। उठा मैं 4:30-5 बजे, उठ के चाय वाय पी लिया और मैं अपने काम में लग गया। 6:30 को जुबीन घर पहुँचे कि चलो। मैंने बोली ये 6:30 हुआ है, आपका तो प्रोग्राम 6:30 को है। कोई बात नहीं, मैं जुबीन घर को मैं कभी भी जाऊँगा, प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तो हम निकल पड़े। तो हम जब जा रहे थे, कार के स्पीकर में ब्लूटूथ में फ़ोन आ रहे थे वो स्टूडेंट से, कि स्टूडेंट बोल रहे हैं कि जुबीन दा कहाँ रह गए, दीन बहुत गुस्सा कर रहे हैं। तो जुबीन का जवाब था, दीन को बोलो रात होने को, मैं 10:30-11 से पहले स्टेज में नहीं आता हूँ। तो जुबीन गर्ग था, तो अपने मन मर्जी काम करता था, और किसी को कुछ चाहिए, किसी का कुछ हो, वो पहुंच जाता पढ़ रहा था कि कितने सारे लोग उनकी मौत के बाद उस जगह पहुंचे हैं। मतलब एक तो अब तो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है, शायद 4थे नंबर पर हैं जिनकी अंतिम यात्रा में इतने लोग शामिल हुए। वो माइकल जैक्सन और उस कतार में खड़े हैं। दूसरा ये है कि वहाँ अभी तक इतने दिन बाद भी लोग जा रहे हैं और कोई गाना गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और ऐसे लोग भी गए हैं जो बहुत गरीब हैं, अपना खर्चा करके किराया, ये बहुत बड़ी बात। क्योंकि जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, उनके जो स्टूडियो और घर के बाहर लोग होते थे, वो आता था, पूछता था कि क्या प्रॉब्लम है, किसी को बीमारी का इलाज कराना है, किसी को वो करना है, वो पैसे देता था। और वहाँ के बताया और उनको कोई इलेक्शन नहीं जीतना था। मतलब बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसे करते हैं, लेकिन उसके वजह होते हैं। लेकिन जुबीन को कोई इलेक्शन नहीं जीतना था, उनका पॉपुलैरिटी ऑलरेडी म्यूजिक से था। ये सब वो दिल से करते थे, कोई वजह नहीं था। और पब्लिक में कभी असहज नहीं, कितने भी लोग कैसे भी। हाँ, ये इसीलिए जुबीन के बारे में सबसे एप्ट सेंटेंस वो सलमान खान के मूवी का है। वो क्या था, मैं भूल गया एग्जैक्ट सेंटेंस, कि समझ में नहीं आता, दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। वो जुबीन गर्ग को समझने के लिए आप लोग पूछ सकते हो मुझे पूरे दिन भर कि क्यों वो इतना पॉपुलर था, लेकिन वो एक ऐसा एहसास है जो आपको
समझाना बड़ा मुश्किल है, वो सच फील बात। कर सकते हो। वो मैं समझ सकता हूँ, आपकी आंखों में भी समझ सकता हूँ। जब तक आपने इस घटना पर बात की पत्रकार की तरह तब तक ठीक है, और जब आपने अपने दोस्त की बात शुरू की तो फिर आप कुछ और हो गए। तो ये सिर्फ आप मेरे जगह पे आप किसी भी एसएमईज को बिठा दो, उनका हाल यही होगा। नहीं, अब जब हम महसूस कर रहे हैं तो आप लोग तो वो बहुत ही क्लोज थे। लॉस एक अलग लेवल का लॉस है, बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा कलाकार, बहुत। और जैसा कलाकार हम एक्सपेक्ट करते हैं कि होना चाहिए वैसा ही बेलॉस। शायद सबसे उनका मुझे लगता है जो सबसे वैल्यूएबल पॉइंट ये था, जुबिन फ्लॉलेस नहीं था, लेकिन वो हाँ, अपने फ्लॉज को छुपाता नहीं था। एग्जैक्टली, वो बिल्कुल जैसा है आपको वैसे ही मिलता था। वो स्टेज में भी वही बात बोल देगा जो शायद वो प्राइवेट में बोलेगा। तो कोई पॉलिटिकल करेक्टिवनेस, सोशल अप्रोप्रिएटी, ये सब नहीं था। सही बात। तो इसीलिए वो इतना पॉपुलर था। आप पूरे दिन बात कर सकते हैं, मैं पूरे दिन सुन सकता हूँ, लेकिन पॉडकास्ट का अपना एक लिमिट है, मर्यादा है, सीमा है। तो मेरा ख्याल है तकरीबन 1 घंटे हमने आपसे बात की। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, धन्यवाद। बहुत कुछ साझा किया। और ये तो एक लाइन है, बड़ी प्रचलित है, घिसी हुई भी है, लेकिन सच है कि कलाकार कभी मरते नहीं। बिल्कुल। उनके गाने एक बार फिर ट्रेंडिंग हैं, हमेशा ही थे वैसे, लेकिन हिंदी पट्टी में एक बार फिर से ट्रेंडिंग है। बहुत सारे लोग अब उस जुबिन गर्ग को खोज रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो हमें उस तरह नहीं पता था जैसे असम के लोगों को पता था। अच्छा, मुझे ये लग रहा है रातों रात बहुत लोग जुबिन गर्ग एक्सपर्ट हो गए। मैंने देखा है बहुत सारे वीडियोस। मैं एसएमई लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉन एसएमई जो हाँ, ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं जुबिन गर्ग के बारे में, उनके पॉलिटिक्स, इनके ऐसे ऐसे पहलू ढूंढ के निकाले हैं जो हमें नहीं पता था। इतने सालों से हम करीब से देख रहे हैं हर एसएमईज, तो वो अच्छा भी लग रहा है, हंसी भी आ रहा है। लेकिन मुझे ये पॉडकास्ट करके इस बात का दुख है कि पॉडकास्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जुबिन गर्ग के बारे में पास्ट टेंस पे पॉडकास्ट करना बहुत दुखदायक है। बहुत खुशी होता अगर जुबिन के ज़िंदा रहते ही किसी भी नेशनल लेवल पे हम ये पॉडकास्ट करते और जुबिन के बारे में चर्चा करते, बहुत खुशी होता। इंडिया टुडे ग्रुप एक क्रेडिट ले सकते हैं, शायद पूरे, शायद नहीं, ये बात सच है, जितने भी नेशनल मीडिया है, प्लेटफॉर्म्स है, उनमें से हम ही एक ग्रुप है जिन्होंने जुबिन के एक नहीं 3 इंटरव्यू किए थे, और फुल फ्लेजेड सिट डाउन इंटरव्यू। ये नहीं कि कहीं बाइट ले लिया, 3 शब्द पूछ लिए, प्रॉपर इंटरव्यू किए थे, और इंग्लिश में किए थे, हिंदी में किए थे, असमिया में किए थे। भाषा से तो वो ऊपर ही है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया कौशिक टेका, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतने धैर्य से सुनने के लिए, देखने के लिए। और अगर आपने ये पॉडकास्ट देखा सुना है तो मुझे मालूम है कि आप भी जुबिन गर्ग को समझते हैं, देखते हैं और सुनते होंगे। और अब इतना कुछ जब सुन लिया है तो आपके मन में कोई तो बात आई होगी जो आप कहना चाहते होंगे, तो कह तो सकते हैं इस मीडियम में, आप लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है और हम सारे कमेंट्स पढ़ते ही हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक बार फिर, धन्यवाद। और बहुत बहुत शुक्रिया आपके धैर्य के लिए। थैंक यू सो मच।